नमस्कार दोस्तों, हम यूपीपीसीएस के लिए दृष्टि आईएएस के टेस्ट सीरीज को रिवीजन कर रहे थे। टेस्ट सीरीज 1 में 100 क्वेश्चन तक हो चुका है। अब 101 नंबर देखते हैं। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो कौन से सही हैं? पहला कथन देखते हैं। हाल ही में ग्वालियर और ओरछा को इस सूची में शामिल किया गया है। तो हाँ, ग्वालियर और ओरछा नवीनतम ऐसे शहर हैं जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, इसे शामिल करने के बाद भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर शहरों की कुल संख्या 42 हो जाएगी। नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि ग्वालियर और ओरछा दोनों को शामिल करने के बाद विश्व धरोहर सूची में जो शामिल शहरों की संख्या जो होगी भारत की, वो 40 ही रहेगी, 42 नहीं, इसलिए गलत हो गया। केवल एक सही है, ए नंबर ऑप्शन। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? 131वां रैंक है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 103, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं? पहला कथन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। तो हाँ, दोनों भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। पहला कथन सही है। दूसरा कथन, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते व पेंशन। तो पहला कथन तो सही था, दूसरा कथन गलत है। क्यों? क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो वेतन होते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। हालांकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन जो हैं, अगर पेंशन के बारे में पूछा जाए तो भारत के संचित निधि पर होते हैं, लेकिन वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, इसलिए दूसरा गलत हो गया। केवल एक सही, ए नंबर ऑप्शन। 104, महारानी विक्टोरिया ने किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान कैसर हिंद की उपाधि धारण की थी? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान की थी। विकल्प 20 का सही आंसर है। कौन सुमेलित नहीं है, इसे देखना है। तो जो सुमेलित है पहले देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को आया था, 1935। भारत परिषद अधिनियम 1909 सही है। चार्टर अधिनियम 1813 ये भी सही है। जबकि पिट्स इंडिया एक्ट 1773 नहीं, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसलिए ए नंबर ऑप्शन गलत हो गया। 106, निम्नलिखित में से कौन मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से मेघालय पठार को अलग करता है? तो मालदा गैप। मालदा गैप ही है जो मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से मेघालय पठार को अलग करता है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 107, कथन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। तो ये सही है कथन। कारण इसके पीछे क्या है? इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित किया गया था। तो कारण भी सही है अपने आप में और कथन भी अपने आप में सही है, और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करता है, इसलिए ए इसका विकल्प सही हो जाएगा। 108, एफ्लाटॉक्सिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक गैर कैंसरकारिक पदार्थ है। ये गलत है क्योंकि एफ्लाटॉक्सिन एक प्राकृतिक कैंसरकारी पदार्थ है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन, यह कुछ विशेष बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों का एक समूह है। जी नहीं, एफ्लाटॉक्सिन कवक द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों का एक समूह है, इसलिए दूसरा कथन भी गलत हो गया। तीसरा कथन देखते हैं, यह खेत फसल कटाई के समय और भंडारण के दौरान फसलों को दूषित कर सकता है। तो ये सही है। 1 और 2 गलत हो गया, तीसरा सही है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन केवल 3 सही हो जाएगा। 109, किस तत्व की कमी के कारण फूलगोभी में भूरापन या ब्राउनिंग रोग होता है? तो बोरॉन। ब्राउनिंग रोग किसकी कमी के कारण होता है फूलगोभी में? बोरॉन की कमी कारण, इसलिए सी सही इसका आंसर हो गया। 110, सकल राष्ट्रीय खुशहाली ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस शब्दावली किसने दी? तो जिग्मे सिंघिये वांगचुक। जिग्मे सिंघिये वांगचुक ये कौन थे? ये भूटान के 4th किंग थे, चौथे नंबर के किंग थे, राजा। तो उन्होंने ही ये शब्द दिया था, और दुनिया में भूटान ही एक ऐसा देश है जो जीडीपी में खुशहाली को भी मेजरमेंट करता है, तो ये भी ध्यान रखने की है बात। 111, भारत किस तिथि को सुशासन दिवस मनाता है? तो 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। 2014 से ये शुरू हुआ है। 112, कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। तो हाँ, सही है ये कथन। 42वां संविधान संशोधन और वर्ष था 1976, तभी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह शामिल किया गया था संविधान में। दूसरा कथन,
मौलिक कर्तव्य विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि संसद को ये अधिकार है कि वो विधि के द्वारा परिवर्तनीय कुछ को कर सकती है, कुछ को नहीं कर सकती है, तो इसलिए गलत हो गया, जैसा कि व्याख्या में दिया हुआ था। तीसरा नंबर, मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित है और विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। तो ये भी कथन सही है, इसलिए 1, 3 सही, बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। 113 फिर से कथन है, भारत में लगभग 2 वर्षों तक युद्ध अभियानों के बाद महान यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर 325 ईसा पूर्व में यहाँ से चला गया। तो ये सही बात है, 325 ईसा पूर्व में उत्तरी भारत से चला गया था, ये उत्तर पश्चिम भारत से। कारण क्या है इसके पीछे? उसे पोरस शासक ने पराजित किया था। ये गलत है, पोरस शासक को तो सिकंदर ने ही पराजित कर दिया था, तो कारण गलत हो गया। कथन सही है, इसलिए सी नंबर इसका होगा। ए सत्य, आर गलत। 114 निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके कोयला भंडारण के संदर्भ में घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी जो सबसे ज़्यादा है उसको पहले बताना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात है कि कोयला भंडारण पूछ रहा है, उत्पादन नहीं। तो कोयला भंडारण के मामले में भारत का शीर्ष राज्य है झारखंड, फिर है उड़ीसा, उसके बाद स्थान आता है छत्तीसगढ़ का, इसलिए ए नंबर विकल्प उसका सही हो जाएगा। 115 तुर्की निम्नलिखित में से किन जल निकायों के मध्य अवस्थित है? तो तुर्की की अवस्थिति भूमध्य सागर और काला सागर के बीच है, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैप में जरूर लोकेट कीजिए लंबे समय तक अगर आपको याद रखना है तो। अच्छा, 116 नंबर क्वेश्चन, डेजफा के नाम से जानी जाने वाली साइबर सुरक्षा परियोजना किस देश से संबंधित है? तो डेजफा, DEJFA डेजफा साइबर सुरक्षा परियोजना ईरान से संबंधित है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 117 IUCN के अनुसार एक प्रजाति को विलुप्त माना जाता है यदि वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा गया है। तो 1994 तक जो था वो 50 वर्ष तक अगर अपने प्राकृतिक आवास में कोई प्रजाति नहीं दिखता था तो उसे घोषित कर दिया जाता था कि विलुप्त है, लेकिन 1994 में ये कंडीशन समाप्त हो गई है। तो मतलब अब 1994 के बाद कोई भी वर्ष वाला जो कंडीशन था वो समाप्त हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, विलुप्त कैसे माना जाता है? तो हर तरीके से देख लिया जाता है, जब कोई भी संभावना नहीं बचती है तो विलुप्त उसे घोषित कर दिया जाता है IUCN के द्वारा। 118 भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो विलियम रॉन्टजेन को 1901 में भौतिकी का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस लिए? तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप ये किस लिए दिया गया था। चलिए मैं ही बता देता हूँ। एक्स विकिरण की खोज के लिए विलियम रॉन्टजेन को 1901 में भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 119 निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के संकेतकों में से एक नहीं है? तो कौन कौन है उसे देख लेते हैं। तो बाल मृत्यु दर, हाँ है। विद्यालय में उपस्थिति, ये भी है। स्वच्छता, ये भी है। अच्छा, मेन रूप से जो है ना वो निर्धनता सूचकांक में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जिसको MPI भी कहते हैं, इसमें एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 3 चीज़ शामिल होता है। तो बाल मृत्यु दर ये हेल्थ में शामिल हो गया, इसलिए इसको माना गया है। और एजुकेशन में विद्यालय में उपस्थिति एजुकेशन वाले मेन बिंदु में आएगा, और स्वच्छता स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आएगा, जबकि इंटरनेट कनेक्शन शामिल नहीं होता है, तो इसलिए विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 120 सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो अलग समिति 1979 में आई थी, लकड़वाला समिति 1993 में, तेंदुलकर समिति 2005 में और रंगराजन समिति 2012 में। तो ये जो समितियां हैं गरीबी रेखा निर्धारण सारी संबंधित समितियां हैं। तो सबसे लेटेस्ट जो इससे संबंधित थी वो गरीबी रेखा निर्धारण से वो रंगराजन समिति थी 2012 की, और सबसे जो पुरानी है इस विकल्प में वो अलग समिति है 1979 की। विकल्प 20 का सही आंसर है। अच्छा, आपको और फास्ट करना हो वीडियो तो आप 1.25 में देख सकते हैं, और प्रेम पूर्वक लाइक भी कीजिए वीडियो को, शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 को देखते हैं। थोड़ा सा अच्छा सा स्कैन नहीं हो पाया लगता ये, तो मैं पढ़ता हूँ, आप मैनेज कर लीजिए थोड़ा। पहले 121 नंबर में लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस अरब खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित बिजली संयंत्र विकसित किया जा रहा है? तो पहला कोयला आधारित जो बिजली संयंत्र है वो अरब खाड़ी देश में पहला देश है वो संयुक्त अरब अमीरात, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा।
122 निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो 86वां संविधान के द्वारा बनाया गया था। आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये अधिकार संविधान के जिस मौलिक अधिकार में किया गया वो अनुच्छेद बताना है आपको, किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। अच्छा, 123 कथन है, भारत में एक संघीय व्यवस्था का उद्देश्य प्रभावी सामूहिक कार्रवाई द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों एवं पहचान की एकता व विविधता के साथ स्वतंत्रता का सामंजस्य स्थापित करता है। तो ये कथन सही है। कारण क्या है इसके पीछे? भारत ने राष्ट्र निर्माण के बहुलवादी मॉडल का विकल्प चुना है, तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी करता है, इसलिए ए नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 124 सूची 1 को 2 से मिलाना है, भक्ति, संत और उनके व्यवसाय। तो रविदास क्या थे? रविदास मोची थे, इसलिए ए का 2 हो जाएगा। सेना नाई थे, तो सेना नाई थे, तो ये हो जाएगा बी का 1। नामदेव, अच्छा इसको चलिए फिर से मिलाते हैं सही ढंग से। कबीर के बारे में तो पता ही है कि कबीर जुलाहा थे और रविदास मोची थे। अब सेना और नामदेव, तो इससे तो ऐसे ही मिल जाएगा, वैसे इतना ही सही मिल जाएगा, लेकिन फिर भी सेना जो हैं वो नाई थे और जो एक लास्ट बच गया नामदेव दर्जी थे। तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, रविदास मोची, सेना नाई, नामदेव दर्जी, कबीर जुलाहा। सही विकल्प इसका उसी अनुसार देख लीजिए। 121 निम्नलिखित में से किस अरब खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित बिजली संयंत्र विकसित किया जा रहा है? अरे ये क्वेश्चन तो लगता है रिपीट हो जा रहा है। अच्छा, वो प्रिंट सही नहीं था, तो लगता है फिर से मैंने इसे स्कैन किया था। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। 125 नंबर। 125 में कथन है, सामान्य तौर पर वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा के लिए अक्षांश एक निर्धारक है। तो आर्द्रता की मात्रा के लिए अक्षांश एक निर्धारक होता है, सही बात है। कारण क्या है इसके पीछे? तापमान के कारण ही आर्द्रता जल वाष्प के रूप में बनी रहती है, तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही होने के साथ व्याख्या भी करती है, इसलिए ए सही इसका आंसर हो जाएगा। 126 जो सुमेलित नहीं है उसे देखना है, तो जो पहले सुमेलित है उसे देख लेते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में आती है, नीलगिरी तहर लुप्तप्राय श्रेणी में आती है और अमूर फाल्कन कम चिंतनीय श्रेणी में आती है। जबकि जो ये ग्रेटर फ्लेमिंगो के बारे में सुभेद लिखा हुआ है ये गलत सुमेलन है, तो इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 127 कौन सी महासागर के शैडो जोन की विशेषताएं हैं? तो ऑक्सीजन की कमी वाला जोन, ये भी शैडो जोन की विशेषता है महासागर का सबसे पुराना जल, ये भी शैडो जोन की विशेषता है। बढ़ते प्रवाह के बीच स्थित जल, तो ये भी महासागर के शैडो जोन की विशेषता है, तो तीनों सही, इसलिए डी नंबर ऑप्शन। ग्रेट ग्रीन वॉल पहल है, तो ग्रेट ग्रीन वॉल जो पहल है वो जलवायु परिवर्तन व मरुस्थलीकरण के प्रभावों से निपटने के लिए अफ्रीका का एक प्रमुख कार्यक्रम है, तो इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 129 प्याज काटते समय निम्नलिखित में से किसके कारण व्यक्ति की आंखों से आंसू आते हैं? तो सल्फेनिक अम्ल के द्वारा, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 130 जनगणना 2011 में नगर की जनगणना हेतु निम्नलिखित में से कौन से मापदंड तय किए गए हैं? तो कौन से मापदंड तय किए गए हैं? पहला कथन है 5000 व्यक्तियों की न्यूनतम जनसंख्या, तो सही है, पहला मापदंड ये है टाउन होने के लिए। दूसरा गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न कम से कम 75% पुरुष जनसंख्या, तो ये भी सही है। तीसरा है जन घनत्व कितना होना चाहिए? 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जी नहीं, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये इसका कंडीशन था, तो तीसरा गलत हो गया, 1 2 सही, विकल्प नंबर ए इसका आंसर होगा। 131 निम्नलिखित में से किसने संविधान की हस्तलिखित प्रति को अलंकृत किया? तो नंदलाल बोस ने अलंकृत किया था, विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि नंदलाल बोस के गुरु का नाम क्या था? दरअसल क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है ना कि इनमें से कौन नंदलाल बोस के शिष्य गुरु थे, तो चाहे उनके गुरु का नाम दे देगा और शिष्य पूछ लेगा। तो आप बताइए मुझे कि नंदलाल बोस का गुरु का नाम क्या था। 132 निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 133
निम्नलिखित गवर्नर जनरल का सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कालानुक्रम देखना है, तो कालानुक्रम वाला क्वेश्चन मोटा मोटी अगर डेट याद रहेगा तभी बन पाता है, वरना मुश्किल हो जाता है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स का जो डेट है वो 1773 से 85 यानी कि 1773 से 85 तक है, इसलिए पहला नंबर में यही हो जाएगा। दूसरा नंबर में फिर क्या है, लॉर्ड मेटकॉफ। लॉर्ड मेटकॉफ का समय का क्या है, समय काल है 1835 से 36, तो दूसरा ये हो जाएगा। दरअसल ये क्रमवार दिया हुआ ही है, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ। लॉर्ड डलहौजी है 1848 से 1856, लॉर्ड कैनिंग है 1856 से 57। चलिए इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, और इन्हीं ऑप्शन में से उसका आंसर है, हिंट दे दिया, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। 134, भारत की पहली सफल आधुनिक सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी, तो मुंबई में की गई थी, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ध्यान रखना है, अहमदाबाद से कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। 135, वर्ष 2017 से 2030 के लिए वनों हेतु संयुक्त राष्ट्र सामरिक योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन देखते हैं, यह वर्ष 2030 तक के लिए 6 वैश्विक वन लक्ष्यों एवं 26 संबंध लक्ष्यों का एक सेट है, तो सही है। यह वर्ष 2030 तक विश्व भर में वन क्षेत्र को 3% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, तो ये भी सही है, इसलिए 1 2 सही, विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 136 कथन है, यूट्रोफिकेशन के कारण कुछ शैवाल और जलीय पौधे झीलों की सतह पर पनपते हैं, तो सही बात है। कारण, यूट्रोफिकेशन के कारण जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो कारण भी सही है और अभिकथन भी सही है, हालांकि एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है, इसीलिए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 137, निम्नलिखित में से किसे भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक कहा जाता है, तो डॉक्टर लालजी सिंह को भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक कहा जाता है, विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर। 138, भारत के वर्तमान महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और फैक्ट रिलेटेड है। विवेक जोशी, इसका सही आंसर क्या है, विवेक जोशी। विवेक जोशी वर्तमान में भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त हैं, इसलिए बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। 139, जो सुमेलित नहीं है उसे देखना है, तो पहले जो सुमेलित है उसे पढ़ लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना, सही सुमेलित है। 9वीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, सही है सुमेलित। 12वीं पंचवर्षीय योजना तीव्र अधिक समावेशी और सतत विकास, ये सही है। जबकि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के सामने लिखा हुआ है मॉडल महालनोबिस मॉडल, तो ये गलत है, क्योंकि डोमर हेराल्ड मॉडल था पर आधारित था पहला पंचवर्षीय योजना, तो और महालनोबिस दूसरा था, तो इसलिए पहला गलत हो गया, इसलिए ए नंबर इसका विकल्प हो जाएगा। 140, निम्नलिखित में से कौन सा देश पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा, तो पुरुष हॉकी विश्व कप का मेजबानी 2023 में भारत करने वाला है, इसलिए ए इसका सही विकल्प है। 141, संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए निर्मित पीठ में आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है, तो आवश्यक संख्याओं की न्यूनतम संख्या 5 होती है। मतलब इसको कैसे याद रखना है आपको, वन लाइनर के रूप में, कि अगर संविधान की व्याख्या करना हो तो कम से कम 5 जजों की पीठ बैठेगी, तब जाकर के होगा व्याख्या संविधान की, तो इसलिए विकल्प इसका सी हो जाएगा सही आंसर। 142, जो सुमेलित नहीं है उसे देखना है, तो नीति कटौती प्रस्ताव, इसके सामने लिखा हुआ है किसी अनुदान की मांग में निर्धारित राशि में कमी, तो ये गलत है, क्योंकि नीति कटौती में 1 रुपये कम करके 1 रुपया करवाया जाता है, इसलिए गलत है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, और बाकी सब सही है, तो उसे आप देख लीजिएगा। चलिए मैं पढ़ ही देता हूँ। गिलोटिन प्रस्ताव क्या है, तो मतदान करने के लिए आरोपित अनधिकृत धाराएं। अब इसमें पता है पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, इसीलिए मैं इसको नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि अच्छे से कॉन्सेप्ट बनेगा नहीं सुन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 143, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, अपनी फांसी से पूर्व इन्होंने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा नहीं, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा। तो पहला कथन है ये। अच्छा, इसमें क्या ढूंढना है, सही कि गलत? अच्छा, किससे संबंधित है ये देखना है, तो ये किसने कहा था, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने ये कथन कहा था। दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन भी राम प्रसाद बिस्मिल का ही है, तो देख लीजिए क्या, इन्होंने सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है पंक्तियाँ लिखी थी, तो सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, ये पंक्तियाँ भी लिखी थी
राम प्रसाद बिस्मिल ने। कभी कभी इसी को पूछ लिया जाता है कि ये पंक्तियाँ किसने लिखी थी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 144, कांग्रेस अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है, वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि फिरोज शाह मेहता ने नहीं की थी 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता। दूसरा नंबर कथन क्या है? अच्छा, 1905 में कांग्रेस बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो हाँ, सही है। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने की थी और 1905 में फिरोज शाह मेहता ने नहीं की है। किसने की है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। केवल 2 सही, बी नंबर ऑप्शन। 145, जो सही नहीं है उसे पहचानना है। तो पहला कथन है, सूखा तब होता है जब सामान्य वर्षा से 75% कम वर्षा होती है। तो सही है। 75% से अगर कम वर्षा होगी किसी स्थान पर तो उसे सूखा स्थान कह देते हैं। बी नंबर, एक चिरकालिक सूखा प्रवण क्षेत्र प्रायः कम और अत्यधिक अस्थिर वर्षा प्राप्त करता है। तो ये भी कथन सही है। तीसरा है, पारिस्थितिकी क्षरण के कारण बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और उनकी प्रकृति उग्र होती जा रही है। तो तीसरा कथन भी सही है। तो पूछ रहा था सही कौन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 146, अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग में मिलती है। ध्यान रखना है, देव प्रयाग में मिलती है। विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। 147, निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो रामसर साइट स्थित है ना, सिर्फ उसको बताने हैं। तो ये जो मैप देखे रहेंगे तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे दिमाग में बनाते समय आ गया था कि रुद्र सागर झील जो है वो त्रिपुरा का है। तो मैंने सिर्फ इसे एलिमिनेट किया कि 2 नंबर किस में नहीं है। तो सब में 2 नंबर था, सिर्फ सी में नहीं था, तो इसलिए सी नंबर ऑप्शन हो गया। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। रामसर साइट उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो शांडी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में है रामसर साइट के रूप में। सरसई नावर वेटलैंड, ये भी है उत्तर प्रदेश में। ऊपरी गंगा नदी यानी बज्रघाट से नरोरा विस्तार, ये भी है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य भी, ये भी है। लेकिन जबकि रुद्र सागर झील कहाँ है? त्रिपुरा में है। तो मैप में जरूर लोकेट कर लीजिए। 148, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही वाला देखना है। तो पहला जो है, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम निकालता है। तो ये पहला सही है, इसलिए ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका देख लेते हैं सही। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन निकालता है? तो WWF निकालता है, वर्ल्ड वाइड फंड। और वैश्विक पर्यावरण परिदृश्य ये यूनेप निकालता है, यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और वैश्विक जलवायु रिपोर्ट ये ग्रीन अर्थ सोसाइटी निकालती है। तो बस ये एक इसमें पढ़ते पढ़ते ध्यान आ जाता है। वैसे सही वाला याद रखना है, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम निकालती है। और वैश्विक पर्यावरण परिदृश्य भी यही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ही निकालती है, यूनेप। 149 में कथन है, केंद्रक को कोशिकाओं के ऊर्जा ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो केंद्रक को जाना जाता है ऊर्जा ग्रह, यानी कि मतलब क्या बोलते हैं, पावर हाउस। तो केंद्रक को तो नहीं जाना जाता, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो इसलिए पहला गलत हो गया, कथन तो गलत है। आर नंबर देखते हैं। कोशिका में उत्पादित ऊर्जा मुद्रा को ATP के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो सही बात है, कोशिका में जो ऊर्जा उत्पादित होती है उसको क्या बोलते हैं? ATP बोलते हैं। तो आर सही है, ए गलत, इसलिए डी नंबर ऑप्शन। 150, निम्नलिखित में से कौन लेवनिंग एजेंट है? लेवनिंग एजेंट किसे कहते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए, तभी तो हम इसका आंसर ढूंढेंगे। तो जो गैसों की उन्मुक्ति द्वारा खाद्य पदार्थों में विस्तार करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बेकिंग मतलब उसे लेवनिंग एजेंट कहते हैं। यानी गैस उन्मुक्त किया, गैस छोड़ा और जो खाद्य पदार्थ है उसमें थोड़ा फैलाव आता है, विस्तार होता है। जैसे केक वेक में कैसे विस्तार है, तो बेकिंग सोडा इसका सही आंसर हो जाएगा, लेवनिंग एजेंट। तो बस ये भी ध्यान रखना है कि लेवनिंग एजेंट के रूप में बेकिंग सोडा, और लेवनिंग एजेंट किसे कहते हैं? तो वैसे तत्व पदार्थ को कहते हैं जो गैस की उन्मुक्ति करे और खाद्य पदार्थ में विस्तार कर दे, तो उसे लेवनिंग एजेंट कहते हैं। तो धन्यवाद। एक सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब दूसरे सेट का सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फिर से।